हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है, मैटर के टाइप्स क्या होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या क्या होते हैं। तो ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आता है मैटर। सबसे पहले टॉपिक जो है वो क्या है, मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर मैंने क्या लिखा है, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास एंड सेंस बाय वन और मोर सेंसरी ऑर्गन, इट इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज जिसमें वजन होता है और वो जगह घेरती है, उसे हम सेंसरी ऑर्गन से सेंस कर सकते हैं, उसे मैटर कहा जाता है। सिंपल भाषा में समझें तो मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ। मैटर को हिंदी में पदार्थ बोला जाता है। उसके बाद एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, कोई भी ऐसी चीज जिसमें जगह हो। स्पेस मतलब क्या होता है? जगह। स्पेस मतलब जगह। एंड हैव मास, मास मतलब होता है वजन। मास मतलब वजन। एंड सेंस, सेंस मतलब होता है महसूस करना। सेंस मतलब महसूस करना। सेंस बाय वन और मोर सेंसरी ऑर्गन, इट इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज जिसमें वजन होता है और वो जगह घेरती है, उसे मैटर कहा जाता है। आई रिपीट, कोई भी ऐसी चीज जिसमें वजन होता है और वो जगह घेरती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे मैटर कहते हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे कि पेन, बुक, सन, स्टार, प्लैनेट, एयर, वाटर, ह्यूमंस, ये सब क्या है? ये सब मैटर है। ये मैटर क्यों है? क्योंकि इनके अंदर वजन होता है और ये जगह घेरती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये पेन है। ये जो पेन आपको दिख रहा है, ये पेन, इस पेन के अंदर वजन है और ये जगह भी घेर रही है, तो ये भी क्या है? एक मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस मोबाइल से देख रहे हैं, तो उस मोबाइल के अंदर वजन है और वो जगह भी घेर रही है, तो वो क्या है? वो भी एक मैटर है। जैसे कि आप या फिर मैं, मेरे अंदर वजन है और मैं जगह भी घेर रहा हूं, तो मैं भी क्या हूं? मैं भी एक मैटर हूं। अब आप ये कह रहे होंगे सेंसरी ऑर्गन क्या होता है? तो सेंसरी ऑर्गन हमारे शरीर के अंदर टोटल 5 होते हैं। सेंसरी ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट नंबर पे ईयर, आई, नोज, टंग और स्किन। ये सेंसरी ऑर्गन जिससे हम महसूस कर सकते हैं। ईयर से हम सुन सकते हैं, आंख से हम देख सकते हैं, नोज से हम स्मेल कर सकते हैं, टंग से हम टेस्ट कर सकते हैं और स्किन से हम किसी भी चीज को महसूस कर सकते हैं। आगे समझ में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके क्या क्या गुण होते हैं। फर्स्ट है हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? छोटे होते हैं। मैटर के पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। मैटर के पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। सेकंड है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो लगातार घूमते रहते हैं, वो हमेशा लगातार घूमते रहते हैं। थर्ड है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर स्पेस होता है। क्या होता है उनके अंदर? स्पेस, उनके अंदर खाली जगह होता है। फोर्थ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम देखेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। अब हम देखते हैं हाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो लगातार कैसे घूमते रहते हैं। पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। पार्टिकल्स जो होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी पोज करते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो पार्टिकल्स ज़्यादा तेजी से मूव करने लगेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने क्या करा है, इस पानी के अंदर मैंने इंक ड्रॉप करा है।
पानी के अंदर मैंने इंक ड्रॉप करा और पानी के अंदर इंक जो है वो पूरी तरीके से फैल चुका है। तो पानी के अंदर इंक पूरी तरीके से फैल चुका है, इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है कि पार्टिकल जो होते हैं वो लगातार घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से इंक जो है वो पानी में पूरी तरीके से घुल चुका है। अब देखते हैं कि पार्टिकल्स सॉलिड के अंदर जो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो सबसे कम मूव करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल उससे ज़्यादा मूव करते हैं और गैस के पार्टिकल सबसे ज़्यादा मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब यहाँ पे क्या लिखा है, When we make lemonade, particles of one type of matter get into space between particles of other matter। जब हम लेमोनेड बनाते हैं, जब हम शिकंजी बनाते हैं, तो मैटर के एक टाइप के पार्टिकल दूसरे टाइप में क्या होते हैं, वो वहाँ पे जाकर के जो स्पेस होता है, जगह होता है, वो वहाँ पे जाकर के मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पानी में मैंने क्या करा है, नींबू डाला है, ठीक है, पानी में मैंने नींबू डाला है, चीनी डाला है, ठीक है, और मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है। तो पानी के अंदर चीनी और नींबू दोनों पूरी तरीके से मिक्स हो चुके हैं और पानी का लेवल भी नहीं बढ़ा है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि पानी के अंदर क्या होता है, पानी के अंदर स्पेस होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे चीनी और जो नींबू है वो वहाँ पे जाकर के मिक्स हो गया है। अब देखते हैं सॉलिड के अंदर जो स्पेस होता है वो सबसे कम होता है, लिक्विड के अंदर उससे ज़्यादा और गैस के अंदर सबसे ज़्यादा स्पेस होता है। नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, वी ओपन वाटर टैप एंड ट्राई टू ब्रेक द स्ट्रीम ऑफ वाटर बाय आवर फिंगर्स। हम जब पानी का जो टैप होता है उसको जब खोलते हैं और पानी का टैप खोलने के बाद हम क्या करते हैं, पानी को अपने हाथों से, अपने उंगलियों के जरिए से उसके जो स्ट्रीम है, पानी का जो स्ट्रीम है उसको ब्रेक करने का कोशिश करते हैं। वी कांट एबल टू ब्रेक द स्ट्रीम। तो हम पानी का जो स्ट्रीम है उसको हम तोड़ नहीं सकते। वाटर रिमेन्स टुगेदर। वाटर क्या रहता है, वो हमेशा लगातार वो बहता रहता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने टेप ओपन करा है और मैं यहाँ पे पानी को अपने फिंगर्स के जरिए क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो वाटर है वो क्या है, मतलब लगातार बह रहे हैं, वो ब्रेक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उससे कम लिक्विड के पार्टिकल और सबसे कम गैस के पार्टिकल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। अब पढ़ते हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं। टोटल मैटर के 3 स्टेट होते हैं। मैटर के टोटल कितने स्टेट होते हैं, 3 स्टेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला है हमारे पास सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। पहला है हमारे पास सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा कौन सा है, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। आई रिपीट, मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, सबसे पहले सॉलिड के बारे में देखते हैं। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड का जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है, वो चेंज नहीं होता है। सेकंड, सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है, उसका वजन जो होता है वो भी फिक्स होता है। थर्ड पॉइंट, सॉलिड हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। सॉलिड जो होते हैं उनका जो बाउंड्री होता है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है, डिस्टिंक्ट होता है। फोर्थ पॉइंट, सॉलिड हैव रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, वो कठोर होते हैं, एंड इनकम्प्रेसिबल, उसको हम आसानी से दबा नहीं सकते हैं। उसके बाद हम लिक्विड के बारे में बात करते हैं। लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप। लिक्विड का जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। सेकंड पॉइंट, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लेकिन लिक्विड जो होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है, वो वजन जो होता है वो क्या होता है, वो डेफिनेट होता है, वो फिक्स होता है। थर्ड पॉइंट, लिक्विड हैव नो फिक्स्ड बाउंड्रीज। लिक्विड का जो बाउंड्री होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। अगर मैं पानी को नीचे ज़मीन पे फर्श पे बिखेर दूं तो पानी फैल जाएगा, उसका
जो बाउंड्री होगा वो फिक्स नहीं रहता है। फोर्थ पॉइंट, लिक्विड हैव फ्लूइडिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। मैं यहां पे लिख देता हूं कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड जो होते हैं वो फ्लूइडिटी होते हैं, फ्लूइडिटी मतलब होता है बहना, लिक्विड वो फ्लो कर जाते हैं, वो बह जाते हैं। एंड लो कंप्रेसिबिलिटी, इनको हम आसानी से दबा नहीं सकते, इनके अंदर लो कंप्रेसिबिलिटी होता है, इनको हम हल्का दबा सकते हैं लेकिन ज़्यादा हम दबा नहीं सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं गैस के बारे में। गैस में फर्स्ट पॉइंट है नो डेफिनेट शेप, गैस है नो डेफिनेट शेप। गैस का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। सेकंड पॉइंट, गैस है नो डेफिनेट वॉल्यूम, गैस का जो वॉल्यूम होता है, वजन जो होता है वो भी डेफिनेट नहीं होता है, वो भी चेंज होता रहता है। थर्ड पॉइंट, गैस हैव नो फिक्स्ड बाउंड्रीज, गैस का जो बाउंड्री होता है वो भी फिक्स नहीं होता है, वो भी चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्या करता हूँ, आपके सामने यहाँ पे मैं सिलेंडर लेकर के आ जाता हूँ और सिलेंडर मैंने क्या करा, यहाँ पे ओपन कर दिया, सिलेंडर मैंने क्या करा, उसको मैंने ओपन कर दिया, तो सिलेंडर में से गैस निकलेगी और गैस निकलने के बाद वो चारों तरफ फैल जाएगी, गैस चारों तरफ फैल जाएगी, जिसकी वजह से उसका बाउंड्री फिक्स नहीं रहेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, गैस हैव फ्लूइडिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी, मैं यहां पे लिख देता हूं कंप्रेसिबिलिटी। गैस जो होते हैं वो फ्लूइडिटी होते हैं, फ्लूइडिटी मतलब वो बह जाते हैं, एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी, इनको हम बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं, ये हाई कंप्रेसिबल होते हैं। गैस आसानी से बह जाते हैं, उड़ जाते हैं और इनको हम आसानी से दबा सकते हैं, इनको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस के पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कि मैटर का जो स्टेट होता है वो चेंज हो सकता है, मैटर का जो स्टेट है वो चेंज हो सकता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। मैटर का जो स्टेट है वो टेम्परेचर चेंज करके, टेम्परेचर बदल करके भी चेंज हो सकता है। सेकंड है बाय चेंजिंग द प्रेशर, मैटर का स्टेट हम प्रेशर को चेंज करके भी कर सकते हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर, सेकंड है प्रेशर। मैटर का स्टेट हम टेम्परेचर चेंज करके भी कर सकते हैं और प्रेशर को भी चेंज करके कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करके हम मैटर का स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड, कोई भी सॉलिड चीज़ लिक्विड में चेंज हो जाती है, वो टेम्परेचर जिसमें कोई भी सॉलिड चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद देखो नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये कितना होता है, 273 केल्विन। केल्विन से सेल्सियस में या सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लास्ट में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू द लिक्विड, मतलब 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना हमें हीट की ज़रूरत पड़ेगी उसे बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना हमें हीट की ज़रूरत होगी, हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उसे बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। उसके बाद देखो, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइस पार्टिकल। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, आइस के पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच के
उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए। आइस के पार्टिकल के अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के जरिए हम क्या करते हैं, आइस के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। अब आगे देखो, एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस फील्स कोल्डर देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे एक तरफ बर्फ रखा हुआ है और 0 डिग्री सेल्सियस पे एक तरफ आइस रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है। तो आप बताओ कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ ज़्यादा ठंडा होगा या फिर पानी ज़्यादा ठंडा होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ ज़्यादा ठंडा होगा, क्योंकि जब वो पानी बनेगा, पानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसके अंदर क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ रखा है, उसके अंदर थोड़ा हीट आ रखा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा नहीं रहेगा। लेकिन जो आइस होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी से ज़्यादा ठंडा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग मतलब होता है उबलना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल एंड फॉर्म गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसमें कोई भी लिक्विड चीज़ उबलना स्टार्ट होती है और उबलने के बाद वो क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। लिक्विड से गैस बनना, वो टेम्परेचर जिसमें कोई भी लिक्विड चीज़ गैस बन जाती है उसे बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसमें कोई भी लिक्विड चीज़ गैस बन जाती है उसे क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये कितना होगा, 373 केल्विन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपर मतलब होता है भाप बनना। वेपर मतलब क्या होता है, भाप बनना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब 1 किलो लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जितना हमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जितना हीट की ज़रूरत होगी, उसे बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए, 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जितना हमें हीट रिक्वायर्ड होगी उसे बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो लिक्विड के पार्टिकल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखो, 800 डिग्री सेल्सियस वेपर फील्स हॉटर देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। एक साइड हमारे पास वेपर रखा हुआ है, भाप रखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और एक साइड हमारे पास क्या रखा हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी। एक साइड हमारे पास भाप रखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पे और एक साइड हमारे पास क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। तो अब ये बताओ कि सबसे ज़्यादा गर्म कौन होगा, पानी होगा या फिर भाप होगा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर होता है वो ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या ऐड हो जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। आइए समझ में। चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने देखा कि अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। और लिक्विड से अगर हमें गैस में कन्वर्ट करना है तो हमें हीट करना पड़ेगा। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट करना पड़ेगा और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, गैस से अगर मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, कूलिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कूलिंग करना पड़ेगा। और लिक्विड से अगर मुझे सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कूलिंग करना पड़ेगा। इसका हम एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसका एक एग्जांपल है
यहाँ पे हमारे पास बर्फ है, बर्फ को मैं क्या कर रहा हूँ, बर्फ को गर्म कर रहा हूँ। बर्फ को अगर मैं गर्म करता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं बर्फ को हीट देता हूँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाटर को अगर मैं हीट देता हूँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले मेरे पास बर्फ था, बर्फ को मैंने हीट करा तो वो वाटर बन गया, वाटर को मैंने हीट करा तो वो वेपर भाप बन गया। अब यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, अगर मैं वेपर को कूल करूंगा, वेपर को कूल करूंगा तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर को अगर मैं कूल करूंगा तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। आ गया समझ में। चेंज इन टेम्परेचर में हमने देखा कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट करने की ज़रूरत पड़ती है, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कूल करने की ज़रूरत पड़ती है, और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कूल करने की ज़रूरत पड़ती है। क्या ऐसा हो सकता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए? अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स on heating and vapors into solid and vapors into solid on cooling without passing through liquid state is called sublimation। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होना, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होना, या फिर वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में वेपर में कन्वर्ट होना, या फिर वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। अब देखो एग्जांपल के लिए कैम्फर, कैम्फर जो होता है पूजा वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है कैम्फर। तो कैम्फर का जो इस्तेमाल होता है, कैम्फर क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कैम्फर को मैं क्या करता हूँ, हीट करता हूँ तो वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो होता है, इसको अगर मैं हीट करूंगा तो ये सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर मैं गैस से अगर डायरेक्ट मैं अगर इसको कूल करता हूं तो कूलिंग पे ये गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है नेप्थलीन। नेप्थलीन बॉल आपने देखा होगा, कपूर की गोली, कपूर की गोली कपड़े वगैरह में रखा जाता है। तो कपूर की गोली जो होती है इसको ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये भी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आइए समझ में। मैटर का स्टेट हम टेम्परेचर चेंज करके भी कर सकते हैं और प्रेशर को चेंज करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इफ़ वी कंप्रेस गैस इन अ सिलेंडर द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड। अगर हम कोई सिलेंडर है हमारे पास और उसके अंदर गैस है, उसको अगर गैस को मैं कंप्रेस करूंगा, कोई सिलेंडर है हमारे पास और उसके अंदर क्या है, गैस, उस गैस को अगर मैं कंप्रेस करूंगा तो उसका गैस के जो पार्टिकल होगा, गैस का पार्टिकल होगा उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाइड हो जाएगी, मतलब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास सिलेंडर है, ये जो है ये क्या है, एक सिलेंडर है, और सिलेंडर पे यहाँ पे मैंने क्या डाल रखा है, ये पिस्टन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस जो है, यहाँ पे सिलेंडर के अंदर ये गैस दिखाई दे रही है आपको, सिलेंडर के अंदर ये क्या है, ये गैस है। तो ये गैस, अभी मैंने प्रेशर नहीं डाला है तो गैस यहाँ पे ज़्यादा है। अब मैंने क्या करा, पिस्टन की हेल्प से यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर प्रेशर डाला है। तो पिस्टन की हेल्प से जब मैंने इसके ऊपर प्रेशर डाला तो क्या हुआ, जो गैस का जो वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, और गैस किस में चेंज हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई। गैस किस में चेंज हो गई, गैस लिक्विड में चेंज हो गई, क्योंकि मैंने इसके ऊपर प्रेशर डाला। तो गैस से किस में चेंज हो गया, गैस से लिक्विड में चेंज हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस होता है, उसको बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, अगर उसके ऊपर वो गैस फॉर्म में होता है और गैस को अगर मैं प्रेशर में कन्वर्ट करता हूँ, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाता हूँ तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं और ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं इवापोरेशन के बारे में। इवापोरेशन क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है, अ सरफेस फेनोमेनन
in which liquid changes into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. Evaporation एक सरफेस फेनोमेनन है, मतलब ये सतह पे होता है. इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, इसमें क्या होता है, इवापोरेशन में जो लिक्विड होता है वो वेपर में चेंज हो जाती है. जो लिक्विड होता है वो किस में चेंज होती है, गैस में चेंज हो जाती है. एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर में अगर कोई भी लिक्विड चीज़ गैस में या वेपर में कन्वर्ट हो जाती है उसे बोला जाता है इवापोरेशन. दोबारा से समझिए, बॉइलिंग पॉइंट से किसी कम टेम्परेचर में कोई भी लिक्विड चीज़ वेपर में कन्वर्ट हो जाती है उसे बोला जाता है इवापोरेशन. फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे वाटर है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला वाटर, क्या बोला, वाटर. तो वाटर जो होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. और वाटर जो है अगर 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे बोला जाएगा इवापोरेशन बोला जाएगा. अभी हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, सबसे पहले है हमारे यहाँ पे एक्सपोज्ड सरफेस एरिया. एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, इवापोरेशन इंक्रीजेस व्हेन सरफेस एरिया इंक्रीजेस. देखो इवापोरेशन बढ़ जाएगा, इवापोरेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. अगर मैं सरफेस एरिया को बढ़ा दूं तो इवापोरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक गिलास लिया है, ये मैंने एक गिलास ले लिया, सपोज ये क्या है, एक गिलास है और इसके अंदर क्या भर रखा है, मैंने पानी भर रखा है. इस गिलास के अंदर मैंने क्या भर दिया, पानी भर दिया. और यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिया, यहाँ पे क्या लिया मैंने, एक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया, ये एक प्लेट है और इस प्लेट के अंदर भी मैंने क्या कर दिया, पानी डाल दिया. इस गिलास के अंदर और इस प्लेट के अंदर, दोनों के अंदर कितना है, 100 ml पानी है. गिलास के अंदर भी 100 ml पानी और प्लेट के अंदर भी कितना पानी, 100 ml पानी है. अब आप ये बताइए कि जो गिलास का पानी है वो जल्दी इवापोरेट होगा, वो जल्दी भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर जो इसका पानी है, जो प्लेट का पानी है वो जल्दी भाप में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आपको पता है कि जो ग्लास का पानी है वो जल्दी इवापोरेट नहीं होगा, बल्कि जो प्लेट का पानी है वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा. क्योंकि मैंने क्या करा, यहाँ पे गिलास का जो सरफेस एरिया है ये क्या है, कम है. गिलास का सरफेस एरिया कम है और प्लेट का सरफेस एरिया क्या है, मैंने यहाँ पे प्लेट का सरफेस एरिया बढ़ा दिया है. तो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से इवापोरेशन फास्ट हो जाता है. सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से इवापोरेशन फास्ट हो जाता है. और सरफेस एरिया कम, इवापोरेशन कम, सरफेस एरिया ज़्यादा, इवापोरेशन ज़्यादा. आगे समझ में. सेकंड हम देखते हैं इंक्रीज टेम्परेचर. अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इवापोरेशन भी बढ़ जाएगा और टेम्परेचर घटाऊंगा तो इवापोरेशन भी घट जाएगा. यहाँ पे क्या लिखा है, इवापोरेशन इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज. इवापोरेशन बढ़ जाएगा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा और इवापोरेशन घट जाएगा अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगा. आगे समझ में. फॉर एग्जाम्पल ये गिलास है, अगर मैं इसी को, इसका टेम्परेचर मैं बढ़ा दूं तो बहुत जल्दी ये इवापोरेट हो जाएगा और अगर मैं इसका टेम्परेचर घटा दूं तो बहुत लेट ये इवापोरेट होगा. उसके बाद है ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मतलब होता है नमी. ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, नमी. एयर के अंदर जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं उसे बोला जाता है ह्यूमिडिटी, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं नमी. अब देखो इवापोरेशन इंक्रीजेज व्हेन ह्यूमिडिटी इज लो. इवापोरेशन बढ़ जाता है जब ह्यूमिडिटी कम होती है. जब नमी, हवा के अंदर अगर नमी कम है तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा और हवा के अंदर अगर नमी ज़्यादा है तो इवापोरेशन घट जाएगा. इसका उल्टा होता है. हवा के अंदर अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवापोरेशन कम हो जाएगा और हवा के अंदर ह्यूमिडिटी अगर कम है तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल गर्मी के मौसम में ह्यूमिडिटी जो होता है वो क्या होता है, कम होता है. ठीक है. तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. लेकिन बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो कपड़े जल्दी सूखते नहीं है. ठीक है. उसके बाद है विंड. विंड मतलब होता है हवा. इवापोरेशन इंक्रीजेज व्हेन विंड स्पीड इंक्रीजेज. इवापोरेशन बढ़ जाता है जब विंड हवा का स्पीड अगर बढ़ जाएगा तो इवापोरेशन भी बढ़ जाएगा. आपने देखा होगा जब आप कपड़े सुखाते हो, अगर हवा जब ज़्यादा तेज चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और हवा कम चलेगी तो कपड़े लेट सूखते हैं. आगे समझ में.
अब इवापोरेशन के बारे में डिटेल में और पढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवापोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। इवापोरेशन से हमेशा क्या होता है, कूलिंग ही होता है। ज़्यादातर क्या होता है, इवापोरेशन से कूलिंग होता है, ठंडक होती है। यहाँ पे क्या लिखा है, द कूलिंग कॉज्ड बाय फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवापोरेट्स इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग्स विच ऑन लूजिंग हीट गेट कूल्ड। मतलब क्या होता है, अगर कोई भी लिक्विड इवापोरेट हो रही है तो वो क्या करती है, अपने सराउंडिंग से, अपने चारों तरफ से क्या लेती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेती है। लेटेंट हीट वो लेती है। लेटेंट हीट लेने की वजह से हम उसका सराउंडिंग जो होता है वो क्या हो जाता है, कूल्ड हो जाता है। सराउंडिंग क्या हो जाता है, कूल्ड हो जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट है, इफ वी पुट एसीटोन ऑन आवर हैंड इट गेट्स वेपराइज्ड बाय टेकिंग हीट फ्रॉम आवर हैंड एंड आवर हैंड फील्स कूल। क्या होता है कि अगर हम अपने हाथ के ऊपर एसीटोन डालें, अगर हम अपने हाथ के ऊपर क्या डालें, एसीटोन डालें, या फिर अपने हाथ के ऊपर अगर मैं परफ्यूम डालता हूँ, तो क्या होगा, जो परफ्यूम होगा वो क्या करेगा, हमारे सराउंडिंग से हमारे हाथ के ऊपर से क्या लेगा, वो हीट लेगा और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। परफ्यूम क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे हाथ से हीट लेगा और वेपर में कन्वर्ट, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारा हाथ जो होगा वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हमारा हाथ पहले गर्म था। ठीक है, हमने उसके ऊपर परफ्यूम डाला तो परफ्यूम ने हमारे हाथ से क्या ले लिया, हमारे हाथ से उसने हीट को ले लिया, जिसकी वजह से हमारा हाथ क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। सेकंड है, वी शुड वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर टू कीप अस कूल एंड कंफर्टेबल एज कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, सो इट एब्जॉर्ब द स्वीट फ्रॉम आवर बॉडी एंड एक्सपोजेज इट टू एयर फॉर इवापोरेशन ऑफ स्वीट, दस कूल्स आवर बॉडी। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमें गर्मी के मौसम में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि वो हमें क्या रखता है, ठंडा रखता है। कॉटन का कपड़ा हमें ठंडा रखता है और वो कंफर्टेबल भी होता है। वो क्या करता है, कॉटन का कपड़ा जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जो कॉटन का कपड़ा होता है वो क्या करता है, हमारे पसीने को सोखता है। हमारा जो स्वेट होता है, पसीना जो होता है उसको बॉडी से सोखता है और उसे एयर में एक्सपोज कर देता है। एयर क्या करता है, उसे भाप बना करके हवा में उड़ा देता है। एयर क्या करता है, उसको मतलब लेता है, हमारे स्वेट को, हमारे पसीने को लेता है और वो भाप बन करके उड़ जाता है। तो इवापोरेशन, हमारे स्वेट का जो इवापोरेशन हुआ है हमारे शरीर से, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर होता है, जो बॉडी होता है वो ठंडा हो जाता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग समर। देखो लोग क्या करते हैं गर्मी के मौसम में, जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो लोग क्या करते हैं, ग्राउंड में क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं। स्प्रिंकल मतलब पानी छिड़कना। दिस वाटर टेक्स हीट फ्रॉम ग्राउंड एंड सराउंडिंग एयर टू इवापोरेट, दस मेकिंग द प्लेस कूल। तो ये जो वाटर होगा ये क्या करेगा, हमारे ग्राउंड से क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, हमारे ग्राउंड और सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और उसको इवापोरेट कर देगा। तो हमारा जो सराउंडिंग होगा, जो हमारा ग्राउंड होगा वो क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम एक डायग्राम देख सकते हैं, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर में एक यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। ये आपके बुक में भी डायग्राम है। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, कि अगर कोई भी चीज़ सॉलिड है, सॉलिड से अगर कोई चीज़ लिक्विड बनती है, सॉलिड से कोई भी चीज़ लिक्विड बनती है, उसे बोला जाता है मेल्टिंग। क्या बोला जाता है, मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड बनना क्या कहलाता है, मेल्टिंग। और कोई भी लिक्विड चीज़ है, लिक्विड से गैस बनना क्या कहलाता है, इवापोरेशन। क्या कहलाता है, इवापोरेशन। और गैस से सॉलिड बनना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। इसका अब हम एक एक एग्जाम्पल भी अभी देखेंगे। सॉलिड से अगर गैस बनेगा तो उसे क्या बोला जाएगा, सब्लिमेशन बोला जाएगा। गैस से अगर लिक्विड बनेगा उसे बोला जाएगा कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड बनेगा उसे बोला जाएगा फ्रीजिंग। क्या बोला जाएगा, फ्रीजिंग बोला जाता है। अब हम एग्जांपल देखते हैं, सॉलिड से अगर लिक्विड बनने का एग्जांपल क्या हो सकता है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल बर्फ था। बर्फ क्या होता है, सॉलिड से अगर मैं उसे क्या करूंगा, मेल्ट करूंगा, पिघलाऊंगा, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पानी में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो लिक्विड को अगर मैं दोबारा हीट करता हूं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, और गैस से सॉलिड का एग्जाम्पल
गैस से सॉलिड का एग्जांपल ऐसा होता है जैसे कि आपने चूल्हा देखा होगा, चूल्हे के ऊपर अगर मैं छप्पर वगैरह लगा देता हूँ, ठीक है, टीन वगैरह लगा देता हूँ, तो चूल्हे में से जो धुआं निकलता है, तो वो जो धुआं होता है वो छप्पर जो टीन होता है उसके ऊपर जा करके जमा हो जाता है, जिसकी वजह से टीन के ऊपर काली परत जम जाती है, तो वो गैस से सॉलिड बन गया, वो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। सॉलिड से गैस बनना, सॉलिड से गैस बनना, सॉलिड से गैस बनना, सॉलिड से गैस बनने का एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होती है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। या फिर नेफ्थलीन बॉल, कपूर की गोली आपने देखा होगा, वो भी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड कैसे बनता है, जैसे कि आपने दूध गर्म करा और दूध गर्म करने के बाद उसके ऊपर आपने क्या करा, भगोने के ऊपर आपने ढक्कन ढक दिया, तो ढक्कन के ऊपर पानी के छोटे छोटे वेपर आ जाते हैं, तो वो वेपर कहाँ से आए, वो गैस के जरिए से किस में चेंज हो गया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसे बोला जाएगा कंडेंसेशन। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड बनने का देखो, लिक्विड से सॉलिड बनना क्या कहलाता है, फ्रीजिंग। जैसे कि पानी है, पानी को अगर आप फ्रीज में रख दो तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो बर्फ में चेंज हो जाएगा, तो ये फ्रीजिंग का एग्जाम्पल हो गया। आगे समझ में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट। तो टेम्परेचर को हम किस चीज़ में नापते हैं, टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन। टेम्परेचर को हम या तो सेल्सियस में नापते हैं या फिर किस में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं। टेम्परेचर को दो चीज़ों में नापा जाता है, या तो डिग्री सेल्सियस में या फिर केल्विन में नापा जाता है। सबसे पहले देखते हैं डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। अगर मुझे क्या करना है, डिग्री सेल्सियस से मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस में 273। केल्विन से अगर मुझे सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस में 273। और केल्विन से अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, केल्विन से अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, केल्विन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273 होता है। यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। 37 डिग्री सेल्सियस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। 37 डिग्री सेल्सियस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं लगा दूंगा। तो फॉर्मूला क्या है, केल्विन इक्वल टू सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस हमें कितना दे रखा है, 37 डिग्री सेल्सियस प्लस में 273। इसको मैं प्लस कर लूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, प्लस कर लूंगा। इसको मैं प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 और 3 कितना हो गए, 10, कैरी लगा 1, 7 और 1 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, कैरी लगा 1, 3 और 2 और 1 3, ये कितना आ गया, 310 केल्विन। कितना आ गया, 310 केल्विन। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पे हमें फॉर्मूला दे रखा है केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस में 273। हमने क्या करा, सेल्सियस की जगह पे क्या डाल दिया हमने, 37 डाल दिया, तो इसको मैंने प्लस कर दिया, कितना आ गया, 310 केल्विन आ गया। अब हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दे रखा है, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट 314 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन। केल्विन में मैं क्या डालूंगा, 314, क्या डालूंगा, 314 माइनस 273, इसको मैं माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा, इसको मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पे कितना बचा, 11 में से 7 गया तो 4। ठीक है, 41 डिग्री सेल्सियस, कितना आ जाएगा, 41 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा है, ये फॉर्मूला दे रखा है हमें, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। केल्विन की जगह पे मैंने क्या कर दिया, 314 को लिख दिया और माइनस 273 कर दिया, तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। तो हमने कंप्लीट चैप्टर कर लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, कि इनमें से मैटर कौन सा है। कुछ यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स दे रखे हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से मैटर कौन सा है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर मतलब
कोई भी ऐसी चीज़, मैटर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें वजन होता है और वो जगह घेरती है, उसे क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। मैटर के अंदर एक तो मास होगा, ठीक है, मास मतलब वजन, और दूसरी चीज़ क्या होगी? उसके अंदर वॉल्यूम होगा, सॉरी उसके अंदर स्पेस होगा। उसके अंदर क्या होगा? स्पेस। मैटर के अंदर एक तो मास होता है, वजन होता है, और उसके अंदर स्पेस, वो जगह घेरती है। तो कौन कौन सी चीज़ें मैटर हैं वो हमें बताना है। सबसे पहला है चेयर। चेयर, देखो चेयर के अंदर वजन होता है और वो जगह भी घेरती है, तो वो भी क्या है? एक मैटर है। तो फर्स्ट आंसर क्या गया? चेयर। एयर, एयर के अंदर वजन होता है और वो जगह भी घेरती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑक्सीजन सिलेंडर देखा होगा हॉस्पिटल में, तो उसके अंदर वजन होता है और वो जगह भी घेरती है, तो वो भी क्या है? वो एक मैटर है। तो एयर भी एक मैटर है। स्मेल, नहीं सॉरी, उसके बाद है लव। लव मतलब मोहब्बत, प्यार, इश्क, ठीक है। तो लव जो होता है, तो लव जो प्यार है वो एक फीलिंग है। वो क्या है? एक फीलिंग। तो फीलिंग जो है वो मैटर नहीं है, उसके अंदर वजन नहीं होता है, उसके और उसके वो जगह भी नहीं घेरती है। तो जो स्मेल है ये क्या है? ये मैटर नहीं है। उसके बाद है हेट। हेट मतलब होता है नफरत। जैसे कोई बोल रहा है मैं आपसे नफरत करता हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता ना मैं आपसे 5 किलो नफरत करता हूँ, या फिर वो जगह थोड़ी ना घेर रहा है नफरत। तो नफरत क्या है? वो मैटर नहीं है। आलमंड्स, आलमंड क्या होता है? बादाम। आलमंड क्या होता है? बादाम, ठीक है, या बादाम आप देख सकते हैं। तो बादाम जो होता है इसके अंदर वजन होता है और ये जगह भी घेरती है, तो ये भी क्या है? एक मैटर है। उसके बाद है थॉट। थॉट मतलब होता है विचार। कोई भी ऐसी चीज़ आप सोच रहे हो, कोई भी चीज़, थॉट। तो आप कोई भी चीज़ सोच रहे हैं, उसके अंदर वजन भी नहीं है और वो जगह भी नहीं घेर रही है, तो थॉट भी क्या है? मैटर नहीं है। उसके बाद है कोल्ड। कोल्ड मतलब होता है ठंड। कोल्ड मतलब क्या होता है? ठंड। आपको ठंड लग रही है, तो ठंड भी मैटर नहीं है। उसके बाद है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक के अंदर वजन होता है, वो जगह घेरती है, ये भी क्या है? मैटर है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक मैटर है। उसके बाद स्मेल ऑफ परफ्यूम। मतलब परफ्यूम जो होता है, जो इत्र होता है उसका परफ्यूम, तो उसका जो परफ्यूम होता है उसके अंदर वो मैटर होता है या फिर नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो मैटर होता है और कुछ कहते हैं कि मैटर नहीं होता है, लेकिन उसके वो मैटर होता है, क्योंकि इसके अंदर आप देखे हुए, यहाँ पे आपको परफ्यूम दिखाई दे रहे हैं, परफ्यूम के अंदर आपको छोटे छोटे से पार्टिकल दिखाई देते हैं। अगर परफ्यूम की आपको स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, तो वो जो स्मेल है उसके अंदर क्या है? गैस के पार्टिकल होते हैं। एक्चुअली में क्या होता है? उसके अंदर गैस के पार्टिकल होते हैं। तो परफ्यूम भी क्या है? स्मेल ऑफ परफ्यूम भी क्या है? वो मैटर है। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे रीजन बताना है आपको। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दे रहा है, उसके पीछे आपको रीजन, कारण बताना है। द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट यू गेट फ्रॉम द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो टू क्लोज। ये कह रहे हैं कि अगर खाना गर्म है तो आपको थोड़े मीटर दूर ही आपको उसकी खुशबू आ जाती है, लेकिन अगर खाना ठंडा है तो आपको उसके पास जाकर के सूंघना पड़ता है, तब आपको उसकी स्मेल आती है। तो ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न बताना है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेज सेवरल मीटर्स अवे एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव द हाई टेम्परेचर ड्यू टू विच they have more kinetic energy and hence the rate of diffusion is more than the particles of cold food। देखो, जो हॉट फूड होता है ना, जो गर्म खाना होता है, वो हमें दूर तक खुशबू उसकी क्यों आ जाती है? क्योंकि जो गर्म खाना होता है उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, उसका तापमान ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। उसके पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? उसके अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब होता है कि मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के अंदर मिक्स हो जाना। तो डिफ्यूजन क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन उसके अंदर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो गर्म खाना होता है उसके अंदर हमें दूर से ही खुशबू आ जाती है, लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसका टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से हमें ठंडा खाने का स्मेल नहीं आता है। और गर्म खाने का स्मेल किस वजह से आता है? उसके टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहे हैं? अ डाइवर इज अबेल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो।
मतलब एक डाइवर है, एक तैराकी है, वो क्या करता है जब वो पानी में स्विमिंग पूल में जब तैरता है, स्विमिंग पूल में जब वो तैरता है तो वो पानी को कट कैसे कर देता है। तो मैटर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी इसमें शो हो रही है कि वो पानी को कट कर रहा है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अ डाइवर इज अबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव द इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो डाइवर है, जो तैराकी है, वो पानी को कट कर पा रहा है स्विमिंग पूल में इस वजह से क्योंकि पानी के जो पार्टिकल होते हैं, वाटर के जो पार्टिकल होते हैं, उनके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, उनके अंदर खाली जगह होती है, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। उसके पार्टिकल के अंदर स्पेस होता है और उसके अंदर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिसकी वजह से जो डाइवर होता है, जो तैराकी होता है, वो पानी को कट कर पाता है। आइए समझ में नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमने मैटर के पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था कि मैटर के पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है। तो वही आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर। कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। सेकेंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल हैं वो लगातार घूमते रहते हैं। फोर्थ है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये 4 पॉइंट आपको लिखना है। आगे समझ में नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। मतलब क्या बोल रहे हैं, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम, इसको क्या बोला जाता है, इसको डेंसिटी बोला जाता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो कह रहे हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जैसे एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चौक, कॉटन एंड आयरन। इनको आपको क्या करना है, इनका जो डेंसिटी है उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। डेंसिटी मतलब होता है घनापन, ठीक है, किसी चीज़ के अंदर कितना डेंसिटी है, घनापन है, ठीक है। तो इसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है। सबसे पहले कम घना, उससे ज़्यादा डेंसिटी वाला, उससे ज़्यादा डेंसिटी वाला। इंक्रीजिंग डेंसिटी में हम कैसे रखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएगा एयर। एयर जो होता है उसके अंदर कम डेंसिटी होता है। उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, जो चिमनी होती है, ठीक है, जो भट्टा होता है उसके अंदर से जो धुआं निकलता है वो सेकंड नंबर पे, ठीक है। एयर से ज़्यादा किसके अंदर वो होता है डेंसिटी, चिमनी के जो अंदर से जो एग्जॉस्ट निकलता है उसके अंदर होता है। उसके बाद क्या है, कॉटन, उसके बाद वाटर, उसके बाद हनी, उसके बाद चौक और सब, उसके बाद आयरन। आयरन के अंदर सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। तो आगे समझ में नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे आपको एक क्या बनाना है, टेबल बनाना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिख दिए, शेप, वॉल्यूम, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस। और ऊपर मैंने क्या लिख दिया, सॉलिड्स, लिक्विड और गैस। अब देखो यहाँ पे सॉलिड का जो शेप होता है, सॉलिड का जो शेप होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। सॉलिड का शेप कैसा होता है, फिक्स होता है। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है। गैस का जो शेप होता है वो भी फिक्स नहीं होता। उसके बाद है वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। उसके बाद है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब होता है कठोर, कोई भी चीज़ कितना ज़्यादा कठोर है, ठीक है। और या फिर फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब होता है बहना। तो जो सॉलिड होते हैं ना तो वो रिजिड होते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं और वो बहते नहीं है, डोंट फ्लो। सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड, कठोर होते हैं, लेकिन वो बहते नहीं है। लिक्विड क्या होते हैं, कैन फ्लो, लिक्विड बह सकते हैं लेकिन वो रिजिड नहीं होते हैं, ठीक है। गैस, गैस बह सकते हैं लेकिन वो रिजिड नहीं होते हैं। उसके बाद है कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब होता है किसी भी चीज़ को दबाने की क्षमता। तो सॉलिड को हम क्या कर सकते हैं, दबा नहीं सकते, नेग्लिजिबल, बहुत ही कम दबा सकते हैं, ठीक है, ना के बराबर। लिक्विड में नॉट सो मच कॉम्प्रेसिबल, ज़्यादा हम नहीं दबा सकते हैं, थोड़ा दबा सकते हैं, बिल्कुल कम, ठीक है। गैस हाईली कॉम्प्रेसिबल, गैस को हम बहुत ही ज़्यादा दबा सकते हैं। उसके बाद है इंटरमोलिकुलर फोर्स। सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। लिक्विड के अंदर लेस देन सॉलिड होता है और गैस के अंदर मिनिमम होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब जगह, जगह जो होता है सॉलिड के अंदर सबसे कम होता है,
लिक्विड के अंदर उससे सॉलिड्स ज़्यादा होता है और गैस के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये टेबल था क्वेश्चन नंबर 6 में, ये आप बना लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं, उसके ऊपर आपको कमेंट करना है, उनके बारे में आपको बताना है। सबसे पहला है रिजिडिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। ये आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। 7-8 वर्ड है, 6-7 वर्ड है, इनके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब होता है कठोर, द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन मेंटेन देयर शेप when subjected to outside force। मतलब सब्सटेंस की वो टेंडेंसी, सब्सटेंस की वो क्षमता जब क्या होता है, कोई भी बाहर से अगर कोई फोर्स लग रहा है तो वो अपना शेप को मेंटेन कर सके, उसे बोला जाता है रिजिडिटी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्या है, यहाँ पे एक पेन है, तो पेन को अगर मैं दबाना चाहूँ तो ये दबेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, रिजिड है। क्योंकि यहाँ पे ये रिजिड क्यों है, क्योंकि अगर मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, इसने अपना जो शेप है उसको क्या कर रखा है, रिटेन कर रखा है, मेंटेन कर रखा है। सेकंड है कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब होता है दबाना, किसी भी चीज़ को हम कितना दबा सकते हैं। द मैटर हैज़ इंटरमोलिकुलर स्पेस, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द मैटर कैन ब्रिंग दीज पार्टिकल्स क्लोजर, गैसेज एंड लिक्विड्स आर कॉम्प्रेसिबल। जो मैटर के अंदर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, मैटर के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। आपने पढ़ा था सॉलिड के अंदर सबसे कम होता है, लिक्विड के अंदर सॉलिड्स ज़्यादा होता है और गैस के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। तो अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए मैटर के ऊपर, तो मैटर के पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं, ठीक है। तो वो कंप्रेस हो जाते हैं। जैसे गैस क्या होता है, कंप्रेस हो सकता है, और लिक्विड कंप्रेस हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा गैस कंप्रेस हो सकता है, उससे कम लिक्विड, और सबसे कम सॉलिड, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ही हमने अभी रिजिडिटी और कंप्रेसिबिलिटी के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं फ्लूइडिटी और फिलिंग अ गैस कंटेनर। फ्लूइडिटी क्या होता है, फ्लूइडिटी मतलब होता है बहने की क्षमता, कोई भी सब्सटेंस है वो कितना ज़्यादा बह सकता है। द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू फ्लो, मतलब कोई भी पार्टिकल है उसकी बहने की क्षमता को क्या बोला जाता है, फ्लूइडिटी बोला जाता है। लिक्विड्स एंड गैसेस फ्लो, लिक्विड और जो गैस होते हैं वो फ्लो करते हैं, वो बहते हैं। उसके बाद है फिलिंग अ गैस कंटेनर, मतलब किसी भी गैस कंटेनर को मतलब भरना। तो उसके बारे में क्या बता रहे हैं, गैसेस हैव पार्टिकल्स विच वाइब्रेट रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शन, द गैस कैन फिल द कंटेनर। जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो रैंडमली इधर उधर वाइब्रेट करते रहते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, वो चारों तरफ ऑल डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। गैस के पार्टिकल चारों तरफ घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से गैस जो होता है वो कंटेनर को फिल कर देता है। फॉर एग्जांपल आपके घर में सिलेंडर होगा, सिलेंडर के अंदर अगर फुल सिलेंडर है तो उसके अंदर लगभग 28 केजी गैस आता है। लेकिन अगर सिलेंडर फॉर एग्जांपल हाफ हो गया, ठीक है, या फिर उसके अंदर 2 किलो गैस बचा है, तो लेकिन 2 किलो गैस में भी जो सिलेंडर होगा उसके अंदर पूरा गैस भरा हुआ रहता है, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं। आगे समझ में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है शेप। शेप क्या होता है, शेप मतलब होता है आकार। सॉलिड्स हैव मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ डेफिनेट शेप, जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनका जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है, इनका शेप हम चेंज नहीं कर सकते। वेयर एज लिक्विड्स एंड गैसेस टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, लेकिन लिक्विड और गैस जो होते हैं वो शेप कंटेन कर लेते हैं, शेप ले लेते हैं। किसी भी कंटेनर में रखा जाएगा लिक्विड को, वो उसी का शेप ले लेता है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में ही अभी हमने पढ़ा शेप के बारे में। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, द एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जो क्या होता है, मोशन की वजह से होता है। जो किसकी वजह से होता है, पार्टिकल्स ऑफ मोशन के जो मतलब मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो जितना स्पीड से घूमेंगे उतना ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई भी मैटर के पार्टिकल है वो जितना स्पीड से घूमेगा काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही ज़्यादा। अगर मैटर के पार्टिकल कम घूम रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी कम। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस वाइब्रेट रेंडमली एज दे हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मतलब होता है घनापन। घनापन डेंसिटी
इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम द सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होता है? सॉलिड के अंदर जो डेंसिटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड के अंदर जो घनापन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। आगे समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? गिव रीजंस। फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन इट इज केप्ट। आपको रीजन बताना है कि जिस कंटेनर में अगर हम गैस को भरते हैं, किसी कंटेनर में, वेसल में, बर्तन में अगर हम गैस को भरते हैं तो वो क्या करता है? वो कंप्लीटली वेसल को भर देता है, कंप्लीटली बर्तन को भर देता है जिस बर्तन में रखा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैंने आंसर क्या लिखा है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच they keep moving in all direction and hence fill the vessel completely in which they are kept। जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो लगातार इधर उधर घूमते रहते हैं। ये आप गैस के पार्टिकल देख सकते हैं, ये किसके पार्टिकल है? यहाँ पे ये गैस के पार्टिकल है। तो गैस के पार्टिकल कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ठीक है। गैस के पार्टिकल रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं, वो वाइब्रेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करते हैं? वो चारों तरफ घूमते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा वेसल होता है, बर्तन होता है, वो चारों तरफ से वो भर जाता है। आइए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में सेकंड पार्ट क्या पूछ रहे हैं? अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मतलब अगर किसी कंटेनर में अगर मैं गैस रखता हूँ, ठीक है, गैस को भरता हूँ, तो क्या होता है? वो गैस जो होता है, तो वो गैस क्या करता है? कंटेनर के वॉल पे क्या करता है? प्रेशर लगाता है, ठीक है, फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है। तो इसका आंसर बताएं, रीजन बताना। तो आंसर मैंने क्या लिखा है? अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर इन अ कांस्टेंट रैंडम मोशन ड्यू टू द हाई काइनेटिक एनर्जी। These molecules constantly vibrate, move and hit the walls of the container, thereby exerting pressure on it। देखो अभी आपने पढ़ा था कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो लगातार इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है, लगातार इधर उधर घूमते रहते हैं। तो जिसकी वजह से वो लगातार इधर उधर घूमते रहते हैं, वो क्या करते हैं? वो बाहर निकलना चाहते हैं। वो क्या करते हैं? कंटेनर से बाहर निकलना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? कंटेनर की जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसके ऊपर क्या करते हैं? वो प्रेशर लगाते हैं। आइए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में सी पार्ट है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों बोलेंगे, क्यों कहा जाता है? द वुडन टेबल इज हार्ड एंड रिजिड एंड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। जो वुडन टेबल होता है, लकड़ी का जो टेबल होता है, यहाँ पे आप लकड़ी का टेबल देख सकते हैं, ये क्या होता है? हार्ड होता है, मजबूत होता है, ठीक है, रिजिड होता है, कठोर होता है, इसका हम जो शेप होता है वो चेंज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड, it cannot be compressed, it cannot flow, all these characteristics are of solid। देखो ये कॉम्प्रेस भी नहीं हो सकता, ये फ्लो भी नहीं हो सकता। ये जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये किसके होते हैं? सॉलिड के। सॉलिड जो होता है कॉम्प्रेस भी नहीं हो सकता, वो फ्लो भी नहीं हो सकता। सो वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। वुडन टेबल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? सॉलिड की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से हम इसको क्या सॉलिड बोलते हैं। यहाँ पे वुडन टेबल के आप पार्टिकल्स देख सकते हैं, बिल्कुल क्लोज होते हैं जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं। समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में डी पार्ट में, वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर हवा में हाथ हिलाना है तो हम आसानी से हवा में हाथ हिला सकते हैं, लेकिन अगर कोई सॉलिड हमारे पास लकड़ी है तो उसमें से अगर मुझे हाथ को मतलब गुजारना है तो हमें क्या चाहिए? एक कराटे एक्सपर्ट चाहिए होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एयर हैज़ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि जो एयर के पार्टिकल होते हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कम होता है। एंड अ वेरी स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स कैन सेपरेट देम एंड पास थ्रू इट। तो हमें क्या करना पड़ता है? ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने हाथ को इजीली पास कर सकता हूँ, जिसकी वजह से एयर के अंदर से हमारा हाथ इजीली पास हो जाता है। बट इन केस ऑफ सॉलिड्स द पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन सॉलिड के अंदर
पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। द पार्टिकल्स आर टाइटली बाउंड ड्यू टू दिस फोर्स, जो पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं इस फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड के बिल्कुल पास पास होते हैं। हैंस लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू सॉलिड। तो इसी की वजह से सॉलिड के पार्टिकल में से, सॉलिड का जो मैटर है उसके अंदर से अगर मुझे अपने हाथ को पास करना है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा। हवा में हम आसानी से पास कर सकते हैं, सॉलिड के अंदर हमें ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि हवा के अंदर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लेकिन सॉलिड के अंदर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड के जो डेंसिटी होता है, लिक्विड का जो डेंसिटी होता है वो सॉलिड से कम होता है। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जो बर्फ़ होता है वो पानी के ऊपर तैरता है, तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आंसर क्या लिखा है, आइस इज अ सॉलिड बट इट्स डेंसिटी इज लोअर देन वाटर ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। आइस, हालांकि आइस जो है वो एक सॉलिड है, ठीक है, लेकिन जो इसका जो डेंसिटी होता है वो पानी से कम होता है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसका जो डेंसिटी होता है वो पानी से कम होता है। द मॉलिक्यूल्स इन द आइस मेक्स अ केज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो आइस के मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, केज लाइक, मतलब एक पिंजरा के टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। विच आर लॉट ऑफ वैकेंट स्पेस, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खाली जगह होता है। ड्यू टू विच वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड डेंसिटी डिक्रीजेज, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है लेकिन डेंसिटी घट जाती है। दिस मेक्स आइस फ्लोट ऑन वाटर, जिसकी वजह से आइस जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि आइस जो होता है, बर्फ़ पानी में किस वजह से तैरता है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर की वजह से जो उसका डेंसिटी होता है वो पानी से कम होता है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर खाली स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है लेकिन डेंसिटी घट जाती है। इसकी वजह से बर्फ़ जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। टेम्परेचर से आपको किस में करना है, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये जो आपको जो टेम्परेचर दे रखे हैं केल्विन में दे रखे हैं, आपको केल्विन से किस में करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 300 केल्विन। 300 केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसका फॉर्मूला होता है कि 300 अगर मुझे क्या करना है केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा 273 माइनस कर दूंगा, जितना हमें केल्विन दे रखा है उसमें से क्या माइनस कर दूंगा 273। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे हमें 300 केल्विन दे रखा है, 300 माइनस 273 तो कितना आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड है 573 केल्विन, तो इसको मैं 273 से माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा 250 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो फर्स्ट का आंसर है 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, पानी जो होगा वो गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है, वो भाप बन करके उड़ जाएगा, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता ही है पानी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में भी होगा और गैस की फॉर्म में भी होगा, क्योंकि वो पानी जो होगा वो उबलेगा तो वो लिक्विड फॉर्म में भी है और गैस भी भाप भी बन रहा है, तो वो गैस और लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। मतलब ये बोल रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस है उसका अगर मैं क्या करता हूँ मतलब उसका स्टेट चेंज हो रहा है तो उसका टेम्परेचर क्या रहता है सेम रहता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखा है मैंने, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर हीट इज सप्लाइड टू दी सब्सटेंस। अगर मुझे कोई भी मैटर का स्टेट चेंज करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा हीट देना पड़ेगा, उस सब्सटेंस को क्या करना पड़ेगा हीट करना पड़ेगा। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर यूज दिस हीट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। तो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो इस हीट को लेते हैं और उसकी वजह से क्या होता है उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है वो कम हो जाता है। इन द फॉर्म ऑफ हिडन हीट कॉल्ड लेटेंट हीट टू चेंज द फॉर्म
फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू दी अदर स्टेट। मतलब क्या करते हैं, मैंने किसी मैटर को हीट करा, ठीक है, कोई भी मेरे पास सॉलिड था, तो सॉलिड अगर मैं हीट करूंगा तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास बर्फ था, बर्फ को मैंने हीट करा तो वो पानी में चेंज हो जाएगा। तो पानी में जो चेंज हो रहा है वो क्या कर रहा है, लेटेंट हीट ले रहा है, लेटेंट हीट ले रहा है। तो लेटेंट हीट लेगा, ठीक है, तो लेटेंट हीट की वजह से वो क्या होता है, जो सॉलिड है, मतलब जो आइस है, आइस क्या करेगा, अपना जो टेम्परेचर है, जो हीट है, लेटेंट हीट को किस में इस्तेमाल करेगा, वो अपना स्टेट चेंज करने में इस्तेमाल करेगा, मतलब वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में इस्तेमाल करेगा, ठीक है। ड्यू टू हैंस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। क्योंकि जो टेम्परेचर जो होता है वो इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास बर्फ़ था, ठीक है, और मैंने इसको क्या करा, हीट करा, मैंने यहाँ पे हीट करा, ठीक है, इसमें से आग लग रही है और ये किस में चेंज हो जा रहा है, ये पानी में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। ये मेरे पास बर्फ़ था, आइस था, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको किस में चेंज कर दिया, वाटर में चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बर्फ़ का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल वो 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जो मैं इसको गर्म कर रहा हूँ ना, तो इसके अंदर मैं लेटेंट हीट दे रहा हूँ। लेटेंट हीट की वजह से क्या होगा, इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ये क्या करता है, हीट का इस्तेमाल करता है, ठीक है। इसकी वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जब ये पूरा बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाएगा तब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। मतलब कोई ऐसा मेथड बताइए जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक गैस को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा मेथड जिसमें हम क्या कर सकते हैं, गैस को, एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। गैस को हम लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब प्रेशर लगा करके और टेम्परेचर घटा करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी में आपको डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे मेरे पास एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है और यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है, ये पिस्टन लगा रखा है। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, गैस है, ये गैस के पार्टिकल है। अब मैंने पिस्टन की जरिए से, पिस्टन की मदद से इसके ऊपर मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया। पिस्टन की हेल्प से मैंने फोर्स लगाया तो गैस के पार्टिकल बिल्कुल पास आ गए, ठीक है। गैस के पार्टिकल क्या हो गए, बिल्कुल पास आ गए, ये लिक्विड फॉर्म में आ गए। गैस के पार्टिकल किस फॉर्म में आ गए, ये लिक्विड फॉर्म में आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, और ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो ये लिक्विड के पार्टिकल किस में आ जाएंगे, ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। ये किसके फॉर्म में आ जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। तो मतलब अगर मैं प्रेशर लगा दूं किसी चीज़ पे तो वो क्या होगा, गैस से लिक्विड में चेंज हो जाता है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, व्हाई डू अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। मतलब जो डेजर्ट कूलर होता है, ठीक है, वो ज़्यादा मतलब ठंडा क्यों करता है, हॉट ड्राई डे में ठंडा ज़्यादा क्यों करता है, कूल क्यों करता है। तो आंसर क्या है, द आउटर वॉल्स ऑफ द कूलर गेट स्प्रिंकल्ड बाय वाटर कॉन्स्टेंटली। क्योंकि हम जो कूलर के बाहर का जो वॉल होता है, उसका जो दीवार होता है, उसके जो कूलर के अंदर जो घास लगी होती है उसके हम क्या करते हैं, लगातार उसके ऊपर पानी डालते रहते हैं। दिस वाटर इवापोरेट्स ड्यू टू हॉट ड्राई वेदर। तो ये जो वाटर होता है वो इवापोरेट होता रहता है, ठीक है, धीरे धीरे भाप में कन्वर्ट होता रहता है। क्योंकि बाहर क्या है, टेम्परेचर गर्म है, जिसकी वजह से जो पानी है वो धीरे धीरे इवापोरेट होता रहता है। इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग ऑफ इनसाइड एयर ऑफ कूलर। दिस कूल एयर इज सेंट इन द रूम बाय द फैन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम समझते हैं, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हॉट एयर आया, ठीक है, बाहर हॉट एयर था, ठीक है, गर्म हवा था। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे आपका ये कूलर है, ठीक है, यहाँ पे कूलिंग पैड लगा हुआ है, ठीक है, कूलिंग पैड जो घास वगैरह लगी होती है ना कूलर के अंदर, ठीक है, पैड लगा हुआ होता है, कूलिंग पैड, हनीकॉम्ब पैड वगैरह लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, वाटर पंप के जरिए से इसमें क्या करा, पानी डाला है। तो पानी गया इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे नीचे वाटर टैंक लगा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी गया और ये जो पानी है, ठीक है, ये धीरे धीरे इवापोरेट होगा। तो बाहर का टेम्परेचर गर्म था, अंदर आने के बाद इवापोरेट होने की वजह से वो लेटेंट हीट लेगा, लेटेंट हीट की वजह से बाहर का टेम्परेचर जो होगा वो ठंडा हो जाएगा। जो बाहर का टेम्परेचर है, जो हॉट एयर होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, कोल्ड एयर में चेंज हो जाएगा। और हवा के जरिए, फैन के जरिए हम क्या कर देंगे, कोल्ड एयर को रूम में ट्रांसफर कर देंगे। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन द अर्थन पॉट मटका
बिकम कोल्ड ड्यूरिंग समर, मतलब जो मटके के अंदर जो पानी होता है वो ठंडा किस वजह से हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखा है, द अर्थन पॉट इज पोरस विद लॉट ऑफ पोर्स ऑन इट, द water seep out through these pores and the water gets evaporated at the surface of the pot, thereby causing cooling effect. This makes the pot cold and the water inside the pot cools by this process. जो मटका होता है ना, कारण मटके के अंदर छोटा छोटा पोर्स होते हैं, छोटे छोटे इसके अंदर छेद होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मटके के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मटके के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, तो इसके अंदर जो वाटर जो होता है वो इवापोरेट हो जाता है। वाटर जो होता है वो धीरे धीरे इवापोरेट होता है। तो बाहर का टेम्परेचर गर्म है, अंदर टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा ठंडा है। बाहर का टेम्परेचर गर्म है, अंदर टेम्परेचर ठंडा है, ठीक है। तो अंदर टेम्परेचर क्या होगा, इवापोरेट होने की वजह से ठंडा हो जाता है। बाहर टेम्परेचर गर्म है, अंदर टेम्परेचर क्या है, ठंडा, सॉरी अंदर वो इवापोरेशन हो रहा है, तो इवापोरेशन की वजह से अंदर का जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा जो पानी होता है वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं, व्हाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन एंड पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। मतलब अगर हम कोई अपने हाथ के ऊपर पेट्रोल, परफ्यूम या फिर एसीटोन डालते हैं तो हमारा हाथ ठंडा क्यों फील होता है। तो आंसर क्या है, द एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम एब्जॉर्ब द हीट ऑफ आवर पाम एंड इवापोरेट्स कॉजिंग कूलिंग इफेक्ट। तो अगर हम हाथ के ऊपर पेट्रोल या परफ्यूम डालते हैं तो हमारा हाथ क्या करता है, तो हमारा हाथ जो होता है, जो हीट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सॉरी, जो परफ्यूम वगैरह होता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, इवापोरेट होने के लिए। क्योंकि अगर हमने हाथ के ऊपर क्या करा, परफ्यूम स्प्रे करा, तो जो स्प्रे होगा, ठीक है, परफ्यूम का जो स्प्रे होगा, तो परफ्यूम क्या करेगा, हाथ का जो हमारा जो वो है, जो हीट है उसको ले लेगा, जिसकी वजह से वो इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। परफ्यूम इवापोरेट हो जाएगा और हमारे हाथ के अंदर जो हीट था, ठीक है, वो किसने ले लिया, वो ले लिया परफ्यूम ने, तो जिसकी वजह से हमारा हाथ क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाता है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, वाई आर वी अबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फ्रॉम फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप। मतलब अगर कोई ठंडा या दूध या गरम दूध या गरम चाय है तो हम उसको जो सॉसर होता है, जो बड़ा जो प्लेट होता है, उसके अंदर हम मतलब जल्दी पी लेते हैं, लेकिन जो कप के अंदर हम लेट से पी पाते हैं। ऐसा क्यों होता है। टी इन अ सॉसर हैज़ लार्जर सरफेस एरिया देन अ कप। देखो अगर हम इस सॉसर, ये सॉसर है, तो इसके अंदर अगर मैं कप उसको चाय को रखता हूँ तो इसके अंदर सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और कप के अंदर सरफेस एरिया कम होता है। द रेट ऑफ इवापोरेशन इज फास्टर विद इंक्रीज सरफेस एरिया। आपको ये पता, अगर मैं सरफेस एरिया बढ़ा दूंगा तो इवापोरेशन भी बढ़े, सरफेस एरिया बढ़ाने से इवापोरेशन भी बढ़ जाती है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। हमें कुछ यहाँ पे टेम्परेचर दे रखे हैं, इनको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 293 केल्विन। हमें 293 केल्विन दे रखा है, इसे किस में चेंज करना है, हमें इसे सेल्सियस में चेंज करना है। तो हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 293, अगर आपको पता है कि अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, 273 से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, 273 से माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 293 को 273 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, 470 केल्विन को हमें किस में चेंज करना है, सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 470 हम क्या कर देंगे, माइनस 273। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 273 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 197 डिग्री सेल्सियस, 197 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल।
यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कुछ टेम्परेचर दे रखे हैं और यहाँ पे हमें केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने क्या करा था, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करा था। अब यहाँ पे हमें केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। सेल्सियस से हमें किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन स्केल में, सेल्सियस से केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 273 प्लस करते हैं। क्या करते हैं, 273 प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना है, केल्विन में। तो मैं क्या कर दूंगा, 273 प्लस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 298 केल्विन। सेकंड क्वेश्चन है 373 डिग्री सेल्सियस। तो 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से प्लस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 646 केल्विन। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहे हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, हमें उसका रीजन बताना है, कारण बताना है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहे हैं, नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। नेप्थलीन बॉल जो होती हैं, कपूर की गोली जो होती हैं, वो क्या होती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, वो गायब हो जाती हैं। वो कोई भी सॉलिड को छोड़े बिना वो क्या हो जाती हैं, वो गायब हो जाती हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका रीजन क्या बताएंगे, बिकॉज नेप्थलीन बॉल्स सब्लाइम एंड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर स्टेट विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। जो नेप्थलीन बॉल होता है वो कौन से नेचर का होता है, सब्लाइम नेचर का होता है। कौन से नेचर का, सब्लाइम। सब्लाइम मतलब वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, या फिर गैस या फिर वेपर में हम बोल सकते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस या फिर वेपर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, नेप्थलीन बॉल जो होता है वो डायरेक्ट किससे चेंज होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो कोई भी सॉलिड को लीव नहीं करता है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, बी पार्ट, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो परफ्यूम होता है, ठीक है, परफ्यूम का जो स्मेल होता है, हमें थोड़े दूर मीटर, मतलब थोड़े मीटर दूर ही हमें उसकी खुशबू आ जाती है, उसकी स्मेल आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब रीज़न बताना है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बोलेंगे हम, इसका रीज़न बताएंगे, बिकॉज परफ्यूम कंटेन वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड डिफ्यूज फास्टर एंड कैन रीच पीपल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। देखो, जो परफ्यूम होता है ना, उसके अंदर वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है। वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐसा सॉल्वेंट होता है जो एयर के अंदर जल्दी से मिक्स हो जाता है, फास्ट मिक्स हो जाता है। तो परफ्यूम एयर के अंदर तुरंत डिफ्यूज़ हो गया। ठीक है, डिफ्यूज़ हो गया, तुरंत एयर के साथ मिक्स हो गया, जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, जो पीपल दूर सेवरल मीटर्स दूर बैठे रहते हैं, कुछ मीटर दूर बैठे रहते हैं, उनको वहाँ तक भी खुशबू आ जाती है, क्योंकि परफ्यूम के अंदर वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है, वो जल्दी से एयर में डिफ्यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दूर तक खुशबू आ जाती है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन दे रखा है। यहाँ पे बोल रहे हैं हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। किस में लगाना है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से। मतलब आपको ये पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है, सॉलिड के अंदर, उससे कम लिक्विड के अंदर और सबसे कम गैस के अंदर होता है। तो यहाँ पे बताना आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर होगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगा। तो यहाँ पे हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके हिसाब से बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होता है, ऑक्सीजन का, उससे ज़्यादा वाटर का, और सबसे ज़्यादा शुगर का। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका होता है, शुगर का, सबसे कम ऑक्सीजन का, ठीक है, और उससे ज़्यादा वाटर का, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, शुगर का होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे साइन गलत हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऐसा साइन आएगा, इसको आप साइन को चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे कम ऑक्सीजन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके बाद वाटर का, और सबसे ज़्यादा शुगर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है, वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, और शुगर क्या होता है, सॉलिड होता है। तो सबसे कम गैस का, उससे ज़्यादा लिक्विड का, और सबसे ज़्यादा सॉलिड का। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 8। मतलब वाटर का फिजिकल स्टेट बताना है।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। सेकंड है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे एक वाटर जो होता है वो मतलब बर्फ़ की फॉर्म में भी होता है, आइस की फॉर्म में भी होता है, और वो पानी के फॉर्म में भी होता है, वाटर की फॉर्म में भी, लिक्विड की फॉर्म में होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, ये दोनों फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। थर्ड है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एक तो लिक्विड फॉर्म में होता है, और साथ में क्या होता है, जो वाटर जब बॉईल हो रहा होता है तो वो गैस उसमें से निकल रही होती है, वेपर उसमें से निकल रहा होता है, तो उसके अंदर गैस की फॉर्म में भी होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म में भी और गैस की फॉर्म में भी होता है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। मतलब यहाँ पे हमें क्या बताना है, 2 रीज़न बताना है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 रीज़न बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर पे वो क्या होता है, लिक्विड होता है। तो आपको ये आंसर जस्टिफाई करना है, 2 रीज़न बताने हैं इसका। तो फर्स्ट रीज़न क्या बोलेंगे हम, इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। जो वाटर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, वो फिक्स होता है, ठीक है, लेकिन उसका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। सेकंड क्या है, इट कैन इजीली फ्लो फ्रॉम वन वेसल टू अनदर सो इट हैज़ फ्लूइडिटी। ठीक है, जो वाटर होता है वो एक वेसल से, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में आसानी से फ्लो हो जाता है, बह जाता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, फ्लूइडिटी बोला जाता है। तो ये नेचर किसका होता है, ये नेचर किसका होता है, ये लिक्विड का होता है। तो जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, वाटर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वो लिक्विड होता है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो आयरन का अलमीरा होता है, लोहा का जो अलमारी होता है, वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। तो इसका रीज़न बताना है। तो फर्स्ट रीज़न क्या बोल रहे हैं, इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। जो अलमीरा होता है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, और उसका जो शेप होता है, दोनों क्या होता है, फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। सेकंड है, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एंड इट हैज़ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जो अलमीरा होता है, आयरन अलमीरा होता है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, और इसकी जो बाउंड्री होती है वो भी क्या होती है, डिस्टिंक्ट होती है, फिक्स होती है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये किसके होते हैं, सॉलिड के होते हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स किसके होते हैं, सॉलिड। तो सॉलिड के करेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं जो आयरन अलमीरा होता है वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, वाई इज आइस इज 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो आइस होता है, बर्फ़ होता है, जो 273 केल्विन, मतलब 273 केल्विन को अगर मैं डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करूं तो मैं क्या करूंगा, 273 से माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा मतलब ठंडा क्यों होता है, ठीक है, वाटर के मुकाबले में जो आइस होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा ठंडा क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विच इज पोजेस्ड बाय वाटर एज एन एडिशनल एनर्जी बट आइस डज नॉट हैव सच टाइप ऑफ एनर्जी। देयरफॉर वी कैन से दैट आइस एट 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग एज कम्पेयर टू वाटर। देखो, जो वो होता है, बर्फ़ जो होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न नहीं होता है, लेकिन जो वाटर होता है उसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न वो ऐड हो जाता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो होता है वो ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक एडिशनल एनर्जी आ जाती है जो कि आइस के पास नहीं होती है, जिसकी वजह से जो हमारा जो बर्फ़ होता है, जो आइस होता है, वो ज़्यादा ठंडा होता है। आइस जो होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है, लेकिन जो वाटर होता है हमारा, जो वाटर होता है वो कम ठंडा होता है। क्यों कम ठंडा होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो चुकी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो एनर्जी है वो ऐड हो चुकी है, जिसकी वजह से पानी कम ठंडा होता है और जो बर्फ़ होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो ज़्यादा ठंडा होता है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बम्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की तरह यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मतलब ज़्यादा जो गंभीर होता है वो कौन सा होता है, ठीक है, जो खतरनाक ज़्यादा जो होता है वो कौन सा होता है, बॉइलिंग वाटर ज़्यादा गर्म होता है या फिर स्टीम जो होता है, जो भाप होता है वो ज़्यादा गर्म होता है। तो स्टीम एट, यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे हम, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विल प्रोड्यूस मोर सेवर बम्स एज एक्स्ट्रा हीट इज हिटन
in it is called latent heat where the boiling water does not have this latent hidden heat। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम होता है, जो भाप होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा हीट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग लेटेंट हीट भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो बॉइलिंग वाटर होता है उसके अंदर ये एक्स्ट्रा हीट नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो बॉइलिंग वाटर होता है वो कम गर्म होता है, लेकिन जो स्टीम वाटर होता है वो ज़्यादा ठंडा गर्म होता है। ठीक है, स्टीम जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वो ज़्यादा गर्म होता है, और जो वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, जो बॉइल वाटर होता है वो कम गर्म होता है। आइए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, नेम ABCDE एंड F इन द फॉलोइंग डायग्राम शोविंग चेंज इन इट्स स्टेट। यहाँ पे एक डायग्राम आपको दे रखा है, यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इस डायग्राम में आपको ABCDEF दे रखा है, यहाँ पे आपको इनका स्टेट बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए देखते हैं, सॉलिड से क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है, मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। सेकंड बी, लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस में चेंज होना क्या कहलाता है, वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग। उसके बाद सी, ठीक है, गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है, फ्रीजिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है, डी, लिक्विड से गैस, सॉरी लिक्विड से सॉलिड, तो लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। उसके बाद ई, ई जो है हमारा क्या है, सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है। सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, ये डायरेक्ट गैस में चेंज हो जा रहा है। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। उसके बाद है गैस से सॉलिड, गैस से सॉलिड में चेंज होना क्या कहलाता है, डिपोजिशन। गैस से सॉलिड में चेंज होना क्या कहलाता है, डिपोजिशन कहलाता है। आ गया समझ में। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।